की। 2008 में एक टेलर की दुकान होती थी, शिमला का एक क्षेत्र है संजौली, उसके अंदर टेलर अपना काम कर रहा था। कुछ दिनों के बाद होता क्या है, उसके चबूतरे पर जो दुकान थी उसके चबूतरे के ऊपर कुछ आदमी नमाज पढ़ने लग जाते हैं। टेलर की दुकान तो गायब हो जाती है वहाँ से, और वहाँ पर एक मस्जिद खड़ी हो जाती है। बात चल रही है उसी मस्जिद की जिस मस्जिद के ऊपर अभी विवाद चल रहा है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? विवाद की शुरुआत होती है, एक बुजुर्ग, एक अधेड़ सी उम्र का आदमी जो कि हिंदू, जिसका नाम यशपाल था, उसके साथ 6 आदमी मारपीट करते हैं। जो 6 आदमी मारपीट करते हैं उनके नाम एक मिनट मैं बता देता हूँ। गुलनवाज 32 साल का है, सारिक 20 साल का है, सैफ अली 23 साल का है और 2 नाबालिग भी। ये उस आदमी के साथ मारपीट करते हैं। ये मस्जिद जो थी ये 5 मंजिला मस्जिद है और इसके ऊपर बहुत पुराना विवाद चल रहा है। इसके ऊपर जब उसके साथ मारपिटाई होती है तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। मारपीट करके उन्होंने जो 6 आदमी जो मैं बता रहा हूँ, 6 आदमी वो मारपीट करके मस्जिद के अंदर घुस गए। जब इस बात का स्थानीय लोगों को मालूम चला तो उन्होंने विरोध जताया और इकट्ठे हो गए। फिर मांग उठने लगी स्थानीय लोगों की कि भाई ये यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं ये यहाँ के लगते भी नहीं हैं, ये बाहरी आदमी हैं और मस्जिद को तोड़ने की भी बातें, इस बात की मांग उठने लगी। तो ये तो मोटे तौर पे सारी चीज़ें हुई, घटित हुई। बहुत सारे हजारों लोगों ने वहाँ पर प्रदर्शन भी किया। मोटे तौर पे ये सारी घटनाएं हुई। धर्मेंद्र भाई, आगे की जो चीज़ होगी हम आगे फिर से इसके ऊपर आगे जो फैक्ट्स एंड फिगर है लेकर के आएंगे। आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर, आप बताइए। बिल्कुल सुमित भाई, आपने बताया विषय कैसे एक टेलर की दुकान थी, फिर वो वहाँ पर नमाज पढ़ने लगा। एक छोटे से चबूतरे को आज के दिन में 5 मंजिला मस्जिद में बदला गया है। तो भाई कड़ी बाय कड़ी देखो कि एक दुकान थी टेलर की, छोटी दुकान रही होगी, 15, 20, 25 गज की रही होगी, 30 गज 50 गज मान लो। उसने क्या करा, मतलब सोच देख लो कितनी दूरदर्शी थी। ये 2010 से शुरू हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये नमाज पढ़नी 2010 से चालू हुई है। हाँ, तो वहाँ से इशू शुरू हुआ था। उसके बाद उसने नमाज पढ़नी शुरू हुई, फिर उसने 2-4 वो इकट्ठे करे होंगे लोग, फिर उसको एक छोटा सा चबूतरा बना दिया। उस चबूतरे को फिर मस्जिद का रूप देना शुरू कर दिया। तो शिकायत, जब इसका पहली मंजिल जब बनी थी तब से शिकायत हो गई थी कोर्ट में। शिकायत होते होते कोर्ट में स्टे नहीं हुआ या केस लड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं रोक पाए। मस्जिद यार, हाँ, मस्जिद का हाँ। समझा हुआ भाई, हम तो भाई मंदिर वाले हैं तो हमारे मुंह से मंदिर ही निकलेगा। हाँ। तो जो मस्जिद का, अवैध मस्जिद का निर्माण नहीं रोका और वो अब उसको आज के तारीख में वो 5 मंजिला बना दी। अब ये इशू कितना बड़ा है कि ये देखो, वहाँ के स्थानीय एक यशपाल नाम का जो दुकानदार था उसके साथ मारपीट करी इन्होंने। मारपीट करके मस्जिद में छुपे, जैसा कि सुमित भाई ने बताया। और उसके बाद लोगों का ध्यान गया कि ये मस्जिद यहाँ पर बन गई है तो अवैध है, आसपास का क्षेत्र घेर के बनाई गई है, तो इसके विरुद्ध भाई लोगों ने आवाज़ उठाई। आज की स्थिति वहाँ पर क्या है? आज की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर सब अपना काम वाम छोड़ गए और धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं? उसका कारण ये है कि भाई एक छोटी सी घटना, एक टेलर का इतना वर्चस्व कैसे हो सकता है कि वो इतने लोगों को वहाँ बसा दे, और इतना पैसा उसके पास कहाँ से आया कि उसने जगह घेर के मस्जिद बना दी 5 मंजिल। तो वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि बहुत बड़ा षड्यंत्र डेमोग्राफी बदलने का वहाँ पर हो रहा है। एक बार वहाँ के जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, अब उन पे नज़र मारो, उनको देखोगे ना आप भाई, वो बल्कि ये जागरूकता अच्छी है जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो, और ये प्रदर्शन चल रहा है काफ़ी, मतलब ये नहीं कि 1-2 दिन का, 1-2 घंटे का। कितनी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें खतरा दिख रहा है, इसलिए वो जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखो भाई, ये इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ, महिलाएं भी इसमें आगे ले रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
वापस आते हैं, आपने वीडियो आपने देखा, और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक आदमी के विरुद्ध या भाई कोई नफरत में आकर, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ पर आरएसएस बीजेपी और ये वाले करवा रहे हैं। तो बात तो ये आती है कि जेन्युइन प्रॉब्लम है। सुमित भाई देखो, ये आपने बात तो रख दी कि भाई कांग्रेस की सरकार है। सबसे बड़ी कमाल की बात ये होती है कि वहाँ के ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो बात थी ना वहाँ पर सदन में उठाई, सदन में उठा करके ये बोला कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ये बाहरी हैं। भाषण के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि भाई 190 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो रखा है यहाँ पर, लेकिन रहने लग रहे हैं 1900 लोग। एक छोटे से, आप पहाड़ों के अंदर, जिन लोगों को पहाड़ों का नहीं पता, मैं बता देता हूँ, पहाड़ में घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ ज़मीन तो सस्ती होती है, लेकिन पहाड़ में घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कॉस्टली होता है। वहाँ पर पक्के लेंटर की और इस टाइप की 5 मंजिला अगर कोई इमारत बनती है ना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आने लग रहा है। दूसरी जो चीज़ है वो सबसे बड़ी बात क्या है, एक टेलर के पास इतना पैसा आया कहाँ से? अब चीज़ क्या है, ये बात कहने लग रहे हैं कि ये तो वक्फ की ज़मीन पे है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, जो पुरानी इनकी चीज़ है, पॉसिबिलिटी भाई यही रही होगी, चुपके से जो दुकान थी वो नाम लिख दी होगी वक्फ के, और फिर ये काम उनका जो पुराना इनके जो गलत धंधे वो चल रहे होंगे। अब 5 मंजिल की जो वो बन गई है, लगातार वहाँ पे बाहर से आदमी आके रहने लग रहे हैं, और जो स्थानीय लोग बताने लग रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि हर बार हम अलग आदमियों को देखते हैं। अनिरुद्ध सिंह जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बताया कि जमात के ये आदमी लगते हैं। ये सारी चीज़ है, और बाकी क्या नाम है, एक बार आप देख भी लीजिए, आपको मैं बता भी देता हूँ। ये कांग्रेस के एमएलए हैं अनिरुद्ध सिंह जी, और स्थानीय हैं, इनको पूरा विषय भी पता है। कल जो ये अनिरुद्ध सिंह जी हैं, इन्होंने सदन में उठाने के बाद साथ साथ में जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी ये शामिल हुए, और इनके साथ तीन जो निगम पार्षद हैं कांग्रेस के, वो भी उसके अंदर शामिल हुए। तो ये एक मुद्दा ऐसा है जो राजनीति से ऊपर उठ के है, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर अब पूरी की पूरी राजनीति हो रही है। पूरी राजनीति कैसे हो रही है? अभी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं धर्मेंद्र भाई, उन्होंने ये कहना चालू कर दिया कि अभी तो जांच हो रही है। फिर अब एक भाषण आया है कि किसी भी तरीके किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। जिन्होंने कानून हाथ में ले लिया था उनका तो वो कुछ काम हुआ ही नहीं। मांग तो उसी बात की थी, जिसको मार के मस्जिद में छुप गए, उनका तो कोई काम हुआ नहीं। और हाँ बताइए। बिल्कुल सुमित भाई, देखो आपने कहा कि भाई अब क्योंकि अब बवाल हो गया, लोग विरुद्ध हो गए, तो कांग्रेस की है ना एक, मतलब आपने देखा होगा पूरे चुनाव में भी, या कर्नाटक में सरकार है या पहले राजस्थान में भी थी, वो एक अपीजमेंट करते हैं मुस्लिम के सदा, और उनको बचाने का प्रयास हमेशा करते हैं। तो जब कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, तो जिन 6 लोगों ने कानून हाथ में लेकर यशपाल जी को मारा था, उन लोगों को क्यों अरेस्ट करके सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करेगी? कांग्रेस की सरकार थी। फिर जो अवैध है चीज़, ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, घोषित है, जो चीज़ अवैध है, हाँ। जो दिख रही है पड़ी, जिसकी पूरा समाज वहाँ का विरोध कर रहा है, अगर कानून वाली बात ही आती है तो भाई कानून का राज करो, कानून से करो ना, उस मस्जिद को तुरंत हटाओ वहाँ से, और जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी जांच करके, तो प्रशासन का काम है, उनको भगाओ वहाँ से, अपना वहाँ का हिंदू शांत हो जाएगा। भाई वो अपनी समस्या रखेंगे, कैसे रखेंगे? अभी तक तो, और ये तो हिंदू है, मैं कह रहा हूँ कि वो हफ्ते भर से वहाँ लगे हुए हैं, हिंदू है इसलिए कोई उत्पात नहीं मचा रहा। अगर यही उल्टा रिवर्स होता है मामला और इनकी जगह मुस्लिम कर रहे होते, अब तक तो सर तन से जो जाके नारे लग जाते, वहाँ पर आगजनी हो चुकी होती और बाजार बंद, कर्फ्यू लग चुका होता। तो भाई बात कानून की जब कांग्रेस की सरकार कर रही है, वहाँ की सुक्खू सरकार कर रही है, तो जो कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, किसने रोका है? सुमित भाई देखो भाई, कानून के तहत जो नॉर्मल होती है ना, जो मिनिमल कार्रवाई है वो ही करेगी ये। कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो नज़र है ना, उनको ये पता है, जो इन सेंटर की जो इनकी जो इनकी गवर्निंग बॉडी है, राहुल हमारे संसद में खड़ा होकर के बोलता है कि हिंदू
उसने एक भाषण दिया था कि हिंदू जो अपने आप को हिंदू बोलता है वो हिंसक होता है। 7 दिन हो गए कोई हिंसा नहीं हो गई। ये स्थानीय लोग हिंदू ही हैं, वहाँ पर बहुत कम होते थे वहाँ पर जनसंख्या मुसलमानों की। अब वहाँ पर एकदम इतनी 20% जनसंख्या बढ़ चुकी है। पिछले जो सेंसस हुआ था 20% मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ गई है एकदम। पैदा तो नहीं हो सकते भाई इतने, मतलब कहीं ना कहीं से माइग्रेशन हुआ है। बिल्कुल माइग्रेशन हुआ है और अवैध माइग्रेशन हुआ है। एक चीज और भी है, ये माइग्रेशन के अलावा अब ये हिंदू जो आप ये बोल रहे हो क्या नाम है, इतने दिन हो गए इन्होंने तो एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करी है भाई जिसके खिलाफ ये यूं बोल सके इन्होंने हिंसा कर दी। अपनी मांग के खिलाफ भी यूं कहने लग रहे हैं इन्हीं के जो दल है कि भाई ये तो बीजेपी की भी टीम हो गई है। देखो वो तो जब गिर रही है सरकार वहाँ पर तो वो तो कहेगी बीजेपी क्या बनाएगी, कभी संघ बोलेगी कभी आरएसएस बोलेगी। लेकिन ये देखो ना कि अवैध वहाँ पर लोग आ रहे हैं, वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी हैं या कहीं के अवैध, तो अवैध मतलब देश का नहीं है। दूसरा डेमोग्राफी बदलने के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये देखो आप, एक अभी वीडियो वायरल हुई थी कुछ 1-2 हफ्ते पहले ही, उत्तराखंड की वो वीडियो थी। रात को ट्रक भर भर के वहाँ पर घुसपैठिए उतारे जाते हैं, रात को ही नए नए चेहरे दिखते हैं। मतलब रात को क्यों, कोई छुप के आएगा ट्रक में ऐसे, मतलब जानवरों की तरह उनको ऐसे ठूस ठूस के भर के लाते हैं और वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो षड्यंत्र तो हो रहा है। तो उत्तराखंड और अपना हिमाचल, इनको देवभूमि बोलते हैं, देवभूमि बोलते हैं। तो वहाँ पर बहुत ही पर्यटन इतना जाता है हर राज्य से, बाकी राज्य से, अच्छे रोजगार के अवसर हैं, धार्मिक हमारी जगहें हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेमोग्राफी वहाँ पर बदलने का जो कारण लगता है, जो सोचा समझा ये षड्यंत्र चल रहा है। एक तो वहाँ पर जो कब्जा कर लो, जो टूरिस्ट आके धंधा दे रहा है वहाँ के लोकल को, वहाँ के लोकल से वो छीन लेंगे। ये घुसपैठ ये रहेगा तो जाएगा, सस्ते में काम करेगा, तो ये उसको अटैक करेंगे उनके काम धंधे पे। दूसरा वहाँ पर जो फिर आबादी बढ़ेगी तो जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता भंग होगी। जैसा कि वीडियो आप देखते रहते होंगे, हरिद्वार के बारे में आता है, केदारनाथ के बारे में बहुत आता है, वहाँ पर घोड़े वाले काफ़ी हो गए हैं जो मलेच्छ हैं। और वो क्योंकि भाई उनकी तो मान्यता है नहीं, इसमें सिर्फ उनकी मान्यता डेमोग्राफी बदलने में और पैसे कमाने में है हमारे धार्मिक स्थलों से। तो ऐसा ही प्रयास हिमाचल में भी है, क्योंकि हिमाचल में बहुत सारे हमारे जो नैना देवी हैं, कांगड़ा देवी हैं और ज्वाला देवी हैं, साथ ही अपना बहुत सारे मंदिर हैं, कैलाश है अपना, ये किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और अपना मणि महेश कैलाश है, और हिल स्टेशन भी अच्छे अच्छे हैं, मनाली वगैरह। तो बहुत ही टूरिस्ट जाता है वहाँ पे। तो जो काम धंधे के जो वहाँ पर अवसर है ना बहुत सारे हैं। मैं अभी आ रहा था पिछले महीने ही अपने हिमाचल से ही, तो हमने वहाँ पर ये देखा कि फ्रूट के पैकेट रख रखे आलू बुखारे और कई टाइप के फ्रूट के पूरे पैकेट रोड के साइड में, जो हाईवे है रोड के साइड में, उसके साइड में लगा रखे हैं। हर 1-2 किलोमीटर के बाद वो फ्रूट बेच रहे हैं। अच्छा, वो खुदरा फ्रूट नहीं बेच रहे हैं, डब्बे का डब्बा देते हैं, क्योंकि वो भारी थे। हमने रुक के भी देखा, उनसे बातचीत की तो पता लगा वो सारे मुस्लिम थे और वहाँ के लोकल नहीं थे। तो वो खुदरा इसलिए नहीं बेच रहे 1-1, 2-2 किलो, आधा किलो, क्योंकि वहाँ का व्यापारी जो वहाँ का आमजन है वहाँ का, वो उसको पहचान लेगा कि यहाँ का नहीं है, और वो वहाँ का आदमी पैकेट उनसे खरीदेगा नहीं, 5-5, 10-10 किलो तो लेगा नहीं, क्योंकि वो उसको पता है कहाँ से अच्छा मिलता है, बाग वगैरह कहाँ से लेना है, तो वो अपनी आने जाने थोड़ी बहुत देर के लिए ले सकता है। तो स्ट्रेटेजी देखो, एक योजना के तहत वो सारे मिलकर कम से कम 20 जगह मैंने देखा उनको, हाईवे के ऊपर ही, बिल्कुल रोड के किनारे, और कोई प्रशासन उनको रोक नहीं रहा है। हाईवे पर वो हादसा कर देंगे, कुछ कर देंगे, या हाईवे को जाम कर रहे हैं, या हाईवे पे अवैध ठिकाना लगा रहे हैं और फ्रूट बेच रहे हैं। फिर वो वहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का तरीका है ये। जो फ्रूट वहाँ के लोग बेचते हैं, फ्रूट जो उगाते वो हैं, तो ये सब चल रहा है। और भाई ये तो प्रशासन का काम है, प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है सुमित भाई? भाई इसका सोल्यूशन तो सबसे पहली बात ये है कि हाईवे के ऊपर कोई भी इस टाइप की जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है हो नहीं सकती है। जो हाईवे होते हैं उनके ऊपर इस टाइप की कोई भी गतिविधि हो नहीं सकती है। तो भाई मेरा मानना तो ये सबसे पहले तो उठने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ के लिए पेश कर रहे हैं, वहाँ पर बैठे हैं, बात की भी गारंटी नहीं है क्या लेके बैठे हैं,
ठीक है। जैसे हमने दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी देखा है कि भाई इलीगल कुछ भी चीज़ करके रोड को ऑक्यूपाई करके जैम भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल ही रोड होता है, उसको अगर कहीं पर रोक दिया गया तो पूरा पीछे तक रोड जाम हो जाएगा। अब चीज़ ये भी है कि इनकी इतनी संख्या वहाँ पर पहाड़ों की तरफ जा ही क्यों रही है। ये एक प्लान है प्रोजेक्ट हिमालय कि कश्मीर के बाद अब जो हिमालय का जो और क्षेत्र है ना, उसको हमारे को कब्जाना है। उसको कब्जाना क्या है, उसको मुसलमान जनसंख्या से बदल देना है, एक ग्रेट रिप्लेसमेंट करनी है हमने। उत्तराखंड के अंदर चूंकि वहाँ पर एक समस्या है, वहाँ पर रोजगार के थोड़े अवसर वहाँ पर लोग सोचते हैं थोड़े कम हैं, तो वो उत्तराखंड के जो लोग हैं वो मैदान के अंदर हमारे दिल्ली के अंदर इधर पलायन ज़्यादा कर जाते हैं। तो वहाँ पर तो क्या कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तराखंड को कब्जाओ। यही चीज़ हिमाचल के अंदर भी, हिमाचल के अंदर हम पहले देखते थे बहाने सिर्फ किसी किसी चीज़ से आते हैं। दो चीज़ें बहुत बड़ी देखने को मिल रही हैं जहाँ पर भी ये रोड पर ये दुकानें वगैरह लगा रहे हैं। एक तो जगह जगह मज़ारों का निर्माण, हम ये समझ लेते हैं मज़ार तो भाई ये बरेलवी बनाते होंगे। जगह जगह जितने भी ये जो क्या नाम सरकारी ज़मीन है, जंगल है, पता नहीं वहाँ पर इतने कहाँ से वो आ गए हैं। जगह जगह तो ये मज़ार बनने लग गई है, और एक बार मज़ार बन गई उसको वो चढ़ा लेते हैं अपने वक्फ के अंदर, ठीक है। और अगर कोई इस टाइप से आदमी होता है, एक छोटी सी जगह ली, साथ का एरिया अगर मस्जिद बना दी तो उसको चढ़ा दिया। ये एक तरीके से जो मेरे को जो सबसे बड़ी साजिश नज़र आ रही है ना, क्या होता है वक्फ का अभी भी जो कानून चल रहा है जिसके ऊपर बात चल रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई ज़मीन वक्फ के नाम की जाए। अगर किसी ज़मीन का यूज़ लैंड ऑफ यूज़ जो है वो अगर ये लगता है कि मजहबी कामों के लिए हो रहा है, अगर किसी क्षेत्र के अंदर 10-15 दिन अगर कोई आदमी नमाज पढ़ने लग गया, तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि भाई इसका लैंड ऑफ यूज 2-3 साल से किसी ने दिखा दिया तो वक्फ की अपने आप हो जाती है। पहाड़ की जितनी भी प्राइम लोकेशन है वहाँ पे हमारे को ये नज़र आने लग गई हैं। मैं भाई ये तो इसकी बात हो गई, इससे अलग लेकर के जा रहा था मैं। मेरे को घूमने का ज़्यादा शौक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ, मैं नैनीताल गया था। नैनीताल जो नैना देवी के ऊपर है, उस क्या नाम है झील के पास इतनी बड़ी मस्जिद, मैं तो देख के मेरे को तो मतलब बहुत आश्चर्य हुआ कहाँ से आई वो। इसी तरीके से हिमाचल के अंदर और जो ये चीज़ चल रही है, हमने देखा था ये इस स्पेसिफिकली अनिरुद्ध जी ने जो नाम लिया है ना, इसमें जमात का नाम लिया है। जमात के लोग क्या करते हैं, बैग लेकर के आते जाते रहते हैं, हाथ में एक झोला रखेंगे, वो आते रहेंगे। ये जमात वही जमात है जो हमारे जो ये क्या नाम है सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोवाल, जब हमने कोरोना केस के अंदर वो सुना था, जब जगह जगह ये तबलीगी जमात वाले थूकते फिर रहे थे लोगों के ऊपर, किसी न किसी तरीके से वो मौलाना साहब जब उसको उठाने की बात आई थी कि उठाओ, जब बीच में आए थे। अब हम लोगों को पता नहीं है, जमात पहली बार शब्द हमने जब सुना था। आप ये सोचो ये कितने बड़े साजिश के तहत काम कर रहे हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर पहुंच गए हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर। बिल्कुल सुमित भाई, आपने बताया कि भाई ये तो सोची समझी वो षड्यंत्र हो रहा है। अच्छा, दूसरा पहाड़ों में रोजगार बढ़ते रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारा जो हिंदू भाई है ना, हमारे हिंदू लोग एक हम तो हमारे दो से अब एक पे आ गए हैं। तो जब आदमी का परिवार छोटा होता है ना, तो उसका फोकस हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की पर, अपने विकास पर। तो वो इन जो अपने रेगुलर आसपास के काम होते हैं ना, उनसे ऊपर उठ के बड़ा सोचने लगता है। रोजगार की कमी पहाड़ में नहीं है, लेकिन वो उस रोजगार को छोटा समझकर उससे पढ़ लिख कर उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो उससे हो क्या रहा है कि वो लोग छोड़ रहे हैं, या वो लोग उस काम को नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चे एक दो हो गए हैं तो वो मैन पावर नहीं मिल पा रही है, तो ये उसकी गैप की भरपाई कर रहे हैं। उस गैप की भरपाई सिर्फ ये रोजगार के लिए करते, वहाँ तक भी चल जाता, लेकिन उस गैप की भरपाई ये रोजगार तक नहीं कर रहे हैं। अब एक टेलर की दुकान से आज इतना बड़ा विवाद हो रहा है शिमला में। 1900 आदमी एक दुकान के अंदर आज 1900 आदमी रह रहे हैं। वो तो रह ही रहे हैं, लेकिन विवाद 5 मंजिला उसका हो गया। अब इतने हजारों लोग उसमें जुड़ गए। अब ये देखो कि जब ऐसे ही एक दुकान को अब छोड़ो, अब तो वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में ये काम कर रहे हैं।
तो जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं इसके बात की क्या गारंटी नहीं है कि कल को ये उसको भी वक्फ बोर्ड को दे के अपने पास की निजी संपत्ति को और वहाँ पर मस्जिद नहीं बनवाएंगे या अवैध मजार। मजार का इनके लिए कोई यूज नहीं है। मजार इनको सिर्फ बना के छोड़नी होती है लैंड जायज करने के लिए, कब्जा करने के लिए भूमि पर। अभी हजारों मज़ारें तोड़ी गई हैं उत्तराखंड में एक पूरा ऑपरेशन चलाकर, और लेकिन ये इनका हर जगह हर स्टेट में यही एक मोड्स ऑफ ऑपरेंडी यही है, इनका जो तरीका है वो ऐसा ही है। तो इनको शय कौन दे रहा है? अभी ये सरकार है जो 2 साल से है, कांग्रेस सरकार हिमाचल में। 2 साल पहले तो इतना कुछ इशू नहीं था, इतने जो वेंडर भी नहीं थे फ्रूट वाले या और भी रेडी वाले हाईवे पे हमें दिखते नहीं थे। अभी 2 साल के अंदर तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन सरकार से जा रहा है, वहाँ की वो फैसिलिटी इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं तो यार प्रशासन की बगैर जानकारी के हाईवे पर इतने लोग बैठ सकते हैं क्या? इतना बड़ा बड़ा फूट के वो ठेले ले ठेला तो क्या है, पूरा मंजिल की मंजिल में रखी है, सीढ़ी नुमा दुकान लगा रखी है उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं साठगांठ से हो रहा है, षड्यंत्र कहता है। तो फंडिंग देकर और एक इस एरिया में कितने लोग भेजने हैं, उनसे क्या काम कराना है, सब कुछ एक सेंट्रलाइज ऑपरेट करने का वहाँ पर भी। मेरे आपको क्या लगता है धर्मेंद्र भाई? मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी हम चल ले लो या और क्षेत्र ले लो, किसी भी मैंने इनकी जो औरतें हैं उनको नहीं देखा, बच्चों को नहीं देखा, बुजुर्ग भी नहीं दिखते हैं। ये ज़्यादातर जो संख्या दिखती है, एक्सेप्शन सारा एवरीवेयर, एक्सेप्शन तो होते ही हैं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर भी यही होता है कि भाई एक्सेप्शन तो एकदम मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो एक तरीके से जो आदमी है फुली वैसक, उस टाइप से ये आदमी है। अब ये आदमी इतने आ कहाँ से रहे हैं मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और ये सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट होते हैं ना, कोई भी मोड़ होगा ना, पहाड़ के हर मोड़ के ऊपर ये खड़े हैं। बात हिमाचल की चल रही है तो वही बता रहा हूँ, जो आपने फलों वाली बात बताई है ना, हमने तो देखा कि रोड के ऊपर थोड़ी सी जगह के अंदर वहाँ पर मजार बन गई। लेकिन बात अब इस मस्जिद की आई हुई है, ये भी एक तरीके से मतलब यूँ वो एक कहावत सुनते थे ना कि भाई उनकी दौड़ सिर्फ इस तक, ठीक है। 6 आदमियों ने पिटाई करी यशपाल की और घुसे कहाँ पर? अपने ही मस्जिद। तो भाई वो कहावत कहीं ना कहीं सच थी कि भाई ये इनको वो अब उसके अंदर जा करके उनको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। चीज़ और भी आई है, मैंने और न्यूज़ के अंदर देखा है, चूंकि उसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, वो वजू वगैरह करने जाते हैं ना, तो वो दरवाज़ा खोल के वजू करते हैं। वजू करने के अंदर क्या प्रोसेस होती है आपको पता है? सारे शरीर के अंग धोए जाते हैं, उसके अंदर जो हमारे वो भी होते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको और ज़्यादा परेशानी होती है, उनको बोल करके कर लो या कुछ वो कर लो, तब जाके वो करते हैं। और वहाँ पर जो अलग अलग चैनल्स के ऊपर भी मैं देख रहा था, तो भाई वहाँ पर स्त्रियाँ ये बता रही थी, छतों पे खड़े होके देखते रहते हैं। वो बोलते हैं ना भाई क्या देख रहे हो, तो आंख बंद कर ले। हम आंख बंद, सामने क्यों खड़े हो? तो इस तरीके बातें हैं। कहीं ना कहीं एक टसल का एक ग्राउंड बनाने की कोशिश। प्रोजेक्ट हिमालय है ना, जम्मू तो मतलब कश्मीर तो हमारा हो गया, जम्मू के अंदर इन्होंने मतलब जो ये चीज़ें चल रही हैं उसको हीटअप कर दिया है, पहाड़ को और ज़्यादा करने की कोशिश हो रही है। इसका एक सुमित भाई, इसका एक और कारण भी है। पहले जो चाइना बॉर्डर तक अपना ये लेह तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग था, वो सिर्फ कश्मीर वाला ही ज़्यादा मुख्यतः ऑपरेट था, जिसको सेना भी थी। अभी कुछ वर्षों से जब से ये जो मनाली लेह हाईवे है, इसको अधिक डेवलप किया जा रहा है, टनल्स बनाई जा रही है, उसके कई कारण हैं। एक तो भाई यहाँ का जो क्षेत्र है उसको जोड़ने के लिए, साथ ही ये रास्ता लेह तक 100 किलोमीटर है। तो कोई भी स्थिति में, कोई भी आपातकालीन स्थिति में यहाँ से जो आर्मी जाएगी या सामान जाएगा या हथियार जाएगा, वो कम टाइम में जाएगा, इसको डेवलप रखेंगे तो हम। तो इसलिए भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग को जो मनाली ले पूरा ये हाईवे है यहाँ से, इसलिए भी इस पर डैम लगता है, क्योंकि उधर तो है ही कश्मीर का से जाएगा, वहाँ पर तो जनसंख्या डेमोग्राफी अलग है वो कल को, तो इधर डेमोग्राफी वो नहीं थी। तो ये रास्ता भी आगे भविष्य में एक स्ट्रेटेजिक रास्ता बनेगा, अगर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है तो बॉर्डर तक हमारे पास। तो क्योंकि ये रास्ता आगे
तक भी जाता है। 200 मीटर का अगर फर्क आएगा तो सोचो कितने कई घंटे और बचेंगे। पहाड़ में 250 किलो ज़्यादा होते हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात मुझे भी लगती है जो आपने बताया कि इसके ऊपर जो डेमोग्राफी, जो जनसंख्या की बदलने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये हिंदू बहुल इलाके हैं, यहाँ पर जानबूझ करके औरों को बदला जा रहा है। अगर कल को देश के हालात बिगड़ते हैं, एक ये तो एकदम इसको जाम किया जा सके और इसको रोका जा सके। देखो, जो एक इन्होंने डेमो जो करना था ना, 2 हमारे बहुत बड़े इवेंट हुए हैं हमारे देश के अंदर जो इन्होंने करके देखा, देश के लिए बहुत बड़े खतरे थे। पहला तो जो सीए एनआरसी का जो वो हुआ था ना, ये मत सोचो दिल्ली में ही बैठे थे भाई। जब ये सीए एनआरसी का जो आंदोलन था ना, मैं था साउथ इंडिया में उस दौरान मैं क्या नाम, तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में था जब ये हो रहा था। मैं देखा यार, कोयम्बटूर के अंदर भी एक साइड की रोड जाम कर रखी है। वहाँ पर तीनों जो हमारी फोर्सेज है ना, उनके कमांड सेंटर है, मतलब एयरफोर्स के भी है, नेवी का भी है और इसका भी है, आर्मी का भी है। अब जो दूसरा जो बड़ा इवेंट हुआ था, एक तो ये मैंने बताया, दूसरा एक चीज और भी चल रही थी पीएफआई की। जब हमारे धार्मिक वो चल रहे थे ना, आयोजन चल रहे थे, त्योहार, रामनवमी, एक साथ 10-10 स्टेट के अंदर दंगे हो रहे हैं। एक साथ 10-10 स्टेट के अंदर शोभा यात्राओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं से तो कोऑर्डिनेटेड था। अब अगर ये रोड भी जाम हो गए, अभी वो दिल्ली के अंदर वो पकड़ा गया, उसको शायद जमानत मिल गई है, वो क्या नाम है, एक जो ये बोल रहा था चिकन नेक को काट दो तुम इतने 5 लाख उमर खालिद। हाँ, नहीं, उमर खालिद नहीं, दूसरा था सर्जिली। हाँ, सर्जिली में बिहार का था वो उसने ये बोला था कि तुम्हारी मुसलमानों वहां पर इतनी है, तुम चिकन नेक को वो करके काट दो। वो मुसलमानों को भड़का रहा था। ठीक है भाई, चलो ना बिगड़े ना वो करेंगे, लेकिन तो ऐसे हैं भाई, इसके अंदर 10 आदमी बैठ गए, रोड जाम हो गया। 10 आदमी बैठ गए, उसने तो 5 लाख की बात कही थी, यहाँ पे तो 10 आदमी बैठ गए ना, रोड तो जब जाम हो गया पीछे हो ही नहीं सकता। तो अगर कल को कोई ब्रेन वाश्ड, अगर इनमें से कुछ ऐसी भीड़ बैठा दी जाए पहाड़ों के अंदर, तो हमारा तो आगे, ये पूरा आगे तक रास्ता कट हो जाएगा भाई। ये एक बहुत खतरनाक वो है। और शायद इसी के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी जो कोशिश हो रही थी, ये हो रही थी। चीज और भी है इसके अंदर, लास्ट में एक अलग तरीके की भी बात करने लग रहे हैं राजनीति। अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा, ये इसमें स्थानीय लोगों की तरफदारी करे या सच्चाई का साथ दे, या राष्ट्रव्यापी जो इनका वोट बैंक है उसका साथ दे। इसके ऊपर क्या कहना है भाई आपका? बिल्कुल, देखो बात, देखो कांग्रेस भी है तो कांग्रेस में तो हमारे हिंदू भाई हैं ज़्यादातर ही। तो अगर भाई जो सही होगा वो तो सही का ही साथ देगा। तो जो कांग्रेस एमएलए है जिसने ये आवाज़ वहाँ की असेंबली में उठाई है, तो भैया ये तो उसका कर्तव्य है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसको करनी चाहिए। बल्कि हर एक एमएलए को या हर एक जनप्रतिनिधि को अपने सही उसका साथ देना चाहिए। तो ये तो अब मुझे तो डर इस बात को पार्टी से ना निकाल दे कांग्रेस। हाँ, हो सकता है। अब उसको पार्टी, हो सकता है कि उसको पार्टी से निकाल दें, क्योंकि उसने आवाज़ उठाई, वो तो कांग्रेस उठ करेगी नहीं। तो भाई सब, और मैं तो कहता हूँ कि उसके साथी और भी हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे? वो भी तो पहाड़ के ही हैं, वहीं के हैं, उन्हें भी तो पता है ऐसा चोर झूठ का। तो उस अनिरुद्ध सिंह का साथ उनको देना चाहिए। और ये तो भाई अच्छी स्वागत योग्य कदम है कि वहाँ का एक एमएलए जनता के सही मुद्दे का समझ रहा है, उसके साथ में खड़ा है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल, इसके लिए तो उनकी प्रशंसा बनती है। नहीं, प्रशंसा तो बनती है। मेरा आपसे सवाल फिर वही है, इसके ऊपर क्या करेगी? आपने ये तो चिंता जता दी, इसको क्या नाम है, कहीं उसको पार्टी से निकाल करके इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करके, यूँ सोच के भाई मैं अपने राष्ट्रीय जो मतलब देशव्यापी जो मेरा वोट बैंक है उसको बचा लूँ, ऐसा करने की कोशिश वो कर लेंगे? आपको ऐसा लगता है? और क्या नाम है, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं भाई, वोट तो उनको भी चाहिए, इलेक्शन तो वहाँ पर भी आने वाले हैं, इलेक्शन तो वहाँ पर भी आएंगे अभी कुछ सालों के अंदर, तो उस दौरान क्या करेंगे वो? यही मेरा सवाल जो शुरुआत वाला वो यही है कि ये मस्जिद गिरेगी या सरकार गिरेगी? देखो भाई, अगर सरकार वहाँ के लोगों का साथ नहीं देती है तो सरकार भी गिरेगी। और भाई मस्जिद अवैध है तो गिरनी ही चाहिए, ये वहाँ के समाज का भी दायित्व है
वहाँ के प्रशासन का भी दायित्व है, और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ की जो सरकार है, उनका सबसे बड़ा दायित्व है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और जो समस्या है वह भी समाप्त हो जाए। तो ये तो इन सब की सम्मिलित जिम्मेदारी है। अब कौन अपने दायित्व निभाएगा, कौन सच का साथ देगा और कौन अपीजमेंट करेगा, या अभी चुनाव है हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में भी आएंगे। अगर अपीजमेंट करेंगे, वहाँ की सरकार अपीजमेंट के चक्कर में पड़ेगी, वहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनकी अनदेखी करेगी, सच का साथ नहीं देगी, पर्दा डालेगी, उस पर दबाएगी, कानून का सहारा लेकर कानून के नाम पर अन्याय करेगी, तो भैया उसका असर तो इन चुनाव में ही पड़ेगा। यहाँ का भी जो वोटर है वो देख ही रहा है। साथ ही कांग्रेस ने 2 साल पहले गारंटियाँ दी थी, पवन खेड़ा का काफ़ी एक बयान वायरल भी हुआ था कि जो पैसा आएगा इन गारंटियों के लिए, फ्री बीज के लिए, हमारे एक्सपर्ट करेंगे। आज कहाँ गए वो एक्सपर्ट? आज वहाँ की जो इकोनॉमी है हिमाचल की, वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो कहाँ चले गए वो एक्सपर्ट 2 ही साल में? इसके ऊपर मैं एक खास आपके नज़रों में एक इनका बयान लाना चाहूँगा, इनके मुख्यमंत्री का। हम देश के मतलब 10 सालों के अंदर सबसे टॉप की वो बन जाएंगे अर्थव्यवस्था भारत के अंदर, ये उन्होंने बोला था। टॉप के तो बन गए हैं वे, शायद नीचे तो बने हैं वे। अब उनको ये बोलना पड़ रहा है कि भाई हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। एक विधायक की तनख्वाह कितनी होती है? 1.5 लाख रुपए। कितने एक विधायक होंगे? 70-80, मैं यूँ मान लेता हूँ 100-150 होंगे, 200 होंगे। 200 आदमी अपनी तनख्वाह ना लेकर के सारे राज्य के जो सरकारी आदमी हैं उनकी तनख्वाह दे देंगे? क्या समाधान निकलेगा इनका? बिल्कुल सुमित भाई, समाधान नहीं। अभी सैलरी आनी थी, हाँ, तो ना तो किसी की पेंशन आई ना किसी की सैलरी आई। इस बात का भी इशू उठा था अभी, और उठ ही रहा है। तो ये पूरे हिमाचल के इतने वर्षों के इतिहास में पहली बार वहाँ के लोगों से भी, एक लोकल आदमी से मेरी ऑनलाइन ही बात हो रही थी, और एक कमेंट उसका आया था, तो मेरी बात हुई। वो कह रहा था भैया हमने तो इतने साल से हैं, हमने देखा पहली बार ऐसा हुआ कि सैलरी नहीं आई, रुक गई। बहुत आक्रोशित है लोग। तो ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि कुछ फ्रीबीज, कुछ योजनाओं के चक्कर में आप अपना सब कुछ गवा दें, ऐसा ना हो जाए। देखो मुझे ये समझ में नहीं आता, बाहर से लोगों को आके बसाना, ठीक है, बाहर से लोगों को ला करके बसाना मतलब अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना, लोगों के आमदनी के अवसर ख़त्म करना। बाहर से आएंगे, अवैध आएंगे तो आपके वो भी खाएंगे, आमदनी के अवसर भी खाएंगे। फिर जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी जो डेवलपमेंट के जो काम होने चाहिए थे, जब पैसा ही नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगी, मतलब नए रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ने। तो ये मतलब उस राज्य को कहाँ लेकर के जाएगा? आखिरी सवाल मेरा इस पे यही है। क्या लगता है भाई, आपको कुछ ले जाओगा वो? देखो वो कहाँ, देखो जहाँ पर फंड ही नहीं, पैसा नहीं है, विकास नहीं है, देखो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसा कंपनियों से आता है जो वहाँ पर व्यवसाय करेंगी, टैक्स देती हैं वो। जो जितना सामान की खरीद क्रय विक्रय होगा उस पर भी सरकार टैक्स उसमें होता है। तो जब ये चीज़ें रुक जाएंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, नया रोजगार नहीं आएगा, जो है वो बंद हो जाएंगे, जो नया इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नया नहीं आएगा तो इसका मतलब पुराना नहीं चल रहा, पुराना भी ख़त्म, नया आ नहीं रहा, रोज़गार ख़त्म, तो सरकार की आमदनी ख़त्म। तो वो कहाँ से ना तो फ्री देगी, और जो ज़रूरत है जो देनी चाहिए वो भी नहीं देगी, वो चीज़ें ख़त्म होगी। प्लस जो आज हमारी धारणा बन गई है ना, 1-2 बच्चे पैदा करके इनको पढ़ाएंगे, इनको वहीं सेटल कर देंगे, शहर में सेटल कर देंगे, उसके चक्कर में अपने जो जड़ें हैं ना हमारी, वो खोखली कर दी हमने। अपना गांव छोड़ के हम चले जाते हैं या बाहर सेटल हो जाते हैं अच्छे के चक्कर में, वहाँ पर और कोई जाके विधर्मी बच गया, वो मज़ार बन गई, अभी ऐसे ही फिर ये मस्जिद अवैध बन गई, उस पैटिए घुस गए, सब चीज़ कब्जा कर ली। हमने इतना कमाया नहीं होगा, इतना गवा दिया। साथ ही इस अंधाधुंध दौड़ में, बेहतर की दौड़ में हम साफ सोच पहाड़ों को छोड़ के मैदानी इलाकों में आ रहे हैं, बाहर बस रहे हैं, तो प्राप्त क्या कर रहे हैं? ना तो वो यहाँ पर आपको बच्चे शांति से रह रहे हैं, ना आप वहाँ शांति से रह पा रहे हो। तो भाई इस दौड़ को छोड़ो, अपने जो आसपास के काम है उनको अपने तक ही सीमित रखो, अपने कंट्रोल में रखो। बाहर का आदमी जाएगा तो खराबी करेगा, और जब ओवर पावर हो जाएगा कुछ सालों बाद तो सबसे पहले लात तुम ही मारेगा। देखो भाई, यही कह के मैं इसको अंत करना चाहूँगा। चूँकि पहाड़ में रहने वाले आप लोग हों, आपको वहाँ की संस्कृति का, आपको वहाँ का
आपको वहाँ की संस्कृति का, आपको वहाँ के जिस तरह पहाड़ है, औषधियों, हर चीज़ का पता है, और आप उसके अंदर हर चीज़ के अंदर देवों को देखते हो, देवभूमि कहलाती है, आप उसका सम्मान करते हो, इज्जत करते हो। कोई अगर विधर्मी आएगा, कोई मलेच्छ आएगा, सबसे पहली बात जिस जगह पर एक इवन आप जिस तरह पैर में जूते पहन के भी नहीं जाते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप नंगे पैर जाते हो, वो जूते पहन के भी जाएगा और आपकी आस्था को भी ठुकराएगा। और इस तरीके की जब चीज़ होगी तो अभी हिमाचल के अंदर पहले भी ये घटनाएं आई थी, अभी यहाँ पर जैसे मारपीट की आई है। एक जगह हमने ये सुना था कि भाई एक घटना ऐसी भी हुई थी, एक स्थानीय हिंदू को मार भी दिया गया था, बाद में फिर जिसने मारा था उसका घर भी जला दिया था, ऐसा भी हुआ था। तो इस टाइप की भी घटनाएं सामने आई, क्योंकि जो ये अवैध लोग आ रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर वो आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर इनकी यहाँ पर कोई भी मन नहीं है, इनका जो मन है वो बाहर है। ये यहाँ पर चीज़ों को कब्जाने, हथियाने और पैसे के लिए ही आ रहे हैं, ना कि आपकी आर्थिक उन्नति और समाज के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो मेरा आप लोगों को यही बोलना है, अगर आपको कोई भी संदिग्ध आदमी लगता है उसके खिलाफ कंप्लेंट करो, जितनी हो सकता है उनको बताओ कि भाई ये मेरे को संदिग्ध लग रहा है, नया आदमी है और यहाँ पर कोई अलग तरीके की गतिविधि कर रहा है। जहाँ तक हो सकता है कानूनी तौर पे इस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ, क्योंकि कानून की एक हो सकता है ज़्यादा कार्रवाई ना हो, लेकिन एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेड तो होगा कि आप लोगों ने प्रयास किया, और कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसके ऊपर कार्रवाई भी हो। तो यही आपको बोलना था। अगले लाइव तक जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।